जैन साथियों, मैं आशीष नेमा संभवी आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास की सीरीज चल रही थी। उसमें हम बात कर रहे थे गुर्जर प्रतिहारों की, राजपूतों की उत्पत्ति की। तो आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो जान लें, कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग 950 ईस्वी के बाद एक समूह के रूप में देखने के लिए मिला। इसमें इस समूह में शामिल होने वाला पहला राजवंश प्रतिहार वंश, जिसने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक क्या किया, शासन किया। जो गुर्जर प्रतिहार थे, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को जो हमने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में, उसमें हमने जाना था राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। उस राजपूतों को मानने वाला पहला जो समूह है सामने आया, वो था राजवंश सामने आया, उसे कहते हैं हम प्रतिहार वंश, जिसने 8वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया। बात करें गोपीनाथ शर्मा की, तो इनके अनुसार गुजरात था, मतलब यह जो क्षेत्र है, कौन सा, गुजरात और राजस्थान के पास वाला क्षेत्र, ये वाला। तो यह जो क्षेत्र है गुजरात और राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, इस कारण से इन्हें क्या कहा गया, गुजरात्रा कहा है। किसने, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। वहीं पुलकेशन ऋषि के एहोल अभिलेख, यह सबसे प्रमाणित और प्रथम अभिलेख है जो गुर्जर जाति का क्या करता है, उल्लेख करता है। और बाणभट्ट के हर्षचरित में भी क्या हुआ है, गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। चीनी यात्री हैंग सांग ने इन्हें कुचोलो कहा है, अर्थात इनकी जो उत्पत्ति है वो भीनमल, मतलब इनकी जो राजधानी है वो क्या बताई है, भीनमल, अबू पर्वत। कहाँ बताई है, अबू पर्वत, भीनमल बताई है। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, लक्ष्मण के क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। या प्रतिहार अर्थात द्वारपाल। ऐसा कहते हैं कि जो राम के भाई थे लक्ष्मण, वो 14 वर्ष तक क्या कर रहे थे, अपने भाई की द्वारपाल के रूप में क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। इस कारण से यह अपने आप को क्या कहने लगे, प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। तो लक्ष्मण के वंशज भी इन्होंने अपने आप को कहा है। कुछ इतिहासकारों ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति खजर नामक जाति से भी बताई है, जो कि एक विदेशी थी। हम्म, सबसे ज्यादा मान्य मत है जो कि हमने राजपूतों की उत्पत्ति में भी बताया था, वो था चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। इसी के अनुसार जो अग्निकुंड से, कहाँ पर, अबू पर्वत में ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से कितने, 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन चारों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, अबू पर्वत पर क्या हुआ था, अग्निकुंड से हुई है। प्रभाव प्रशस्ति, जो कि जैन लेखक चंद्र प्रभा शुरू की है, इनके अनुसार नागभट्ट द्वितीय की जानकारी इनके प्रभाव प्रशस्ति में दिया गया है। वही राजतरंगड़ी जो कि किसकी है, कल्हड़ की है, मिहिर भोज की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। आगे हम मिहिर भोज भी पढ़ेंगे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर, जो कि बहुत खास हैं, यह संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हैं। यह प्रतिहार शासक महेंद्र पाल तथा उसके पुत्र महीपाल के दरबार में थे। बात करें अरब लेखक सुलेमान और अल मसूदी की, तो सुलेमान मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं। वहीं अल मसूदी 10वीं शताब्दी के मध्य पंजाब में आए थे, और महिपाल प्रथम के समय यह क्या थे, पंजाब में आए थे। कौन, अल मसूदी। और इन्होंने प्रतिहार वंश की अपनी किताबों में प्रशंसा की है। ये था प्रतिहारों के बारे में जानने का एक स्रोत। इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रतिहार कैसे आए, कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, जैसे राजतरंगड़ी कल्हड़ की, मिहिर भोज की जानकारियाँ मिलेंगी। यह सब हमें कहाँ आगे देखेंगे। बाना कि जो गुर्जर प्रतिहार थे, उनकी उत्पत्ति के मत जाने, उनके स्रोत जाने। हम जानते हैं कि जो प्रतिहारों का जो मान्य मत था वो था क्या, पृथ्वीराज
रासो में जो क्या लिखा है पृथ्वीराज रासो में? पृथ्वीराज रासो किसकी है ये? चंद्रवरदाई की। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से। ठीक है, आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया जिसमें क्या किसकी बात की गई थी? प्रतिहारों, परमार, चालुक्य और चौहान की बात की गई थी। यही हम देख रहे हैं। यही थे सबसे अधिक जानने के स्रोतों में सबसे अधिक मत कौन सा था? पृथ्वीराज रासो में लिखा है अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई है। बात करें प्रतिहारों की तो इनका इतिहास शुरू होता है हरिश्चंद्र से। कहाँ से? हरिश्चंद्र से। जो हरिश्चंद्र थे इनकी दो शादियां हुई थी। एक इनकी पत्नी थी ब्राह्मण और एक थी क्षत्रिय। जो ब्राह्मण पत्नी हुई उनसे इसके 4 बेटे हुए। एक का नाम था दद्र, एक का नाम था धद्र, एक का नाम था रज्जल, एक का नाम था कक और एक का नाम था भोग भट्ट। जिसमें जो धद्र था, ऐसा कहते हैं, देखने के लिए भी मिला है कि धद्र जो था 5वीं शताब्दी में मतलब हर्ष के समय किसका? बादामी के चालुक्य द्वितीय का क्या था? सामंत था। चालुक्य द्वितीय का क्या था? यह सामंत था। और यह बात एहोल अभिलेख किससे? एहोल अभिलेख से पता चलती है। किसका है एहोल अभिलेख? पुलकेशन द्वितीय का है। किसका है? पुलकेशन द्वितीय का है। पुलकेशन द्वितीय का है। इसी में पता चला है कि जो दद्र था वो क्या था? बादामी के चालुक्य द्वितीय का सामंत था। यह पश्चिमी क्षेत्र की बात हो गई। वहीं रज्जल की बात कर लें तो इसी में हमें आगे जो शासक मिलेगा नाग भट्ट प्रथम, जो कि प्रतिहारों का क्या कहलाता है? संस्थापक कहलाता है। बात कर रहे हैं एक जो है क्या घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख मिला है। इसी घटियाला शिलालेख में क्या हुआ है? किसकी बात की गई है घटियाला शिलालेख में? मंडोर के प्रतिहारों की बात की गई है। यहाँ पर राजस्थान में जो सती प्रथा के साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिले हैं। यह 861 ईसा पूर्व में खोजा गया था मग के द्वारा। किसके द्वारा? मग के द्वारा खोजा गया था। यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, जैसे मध्य प्रदेश के ऐरण से, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, विष्णुगुप्त से, वहां से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही घटियाला शिलालेख राजस्थान में है, वहां से क्या मिले हैं? सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बात करें तो 26 प्रतिहारों की अभी तक बात की गई है। यह खोजा किसने था? नैन्सी के द्वारा। नैन्सी कौन थे? ये जो नैन्सी थे ये राजस्थान के अबुल फजल कहे जाते हैं। इनके द्वारा 26 प्रतिहारों की बात की गई है। उनमें से थे एक प्रतिहार कौन? भीनमल वाले। जो यह क्षेत्र है
तो ये जो क्षेत्र था, ये था किनका? प्रतिहारों का। तो जो ये भीनमल जो यहाँ था, अबू पर्वत वाला क्षेत्र, और यह मालवा। तो जो नांगभट्ट था, नांगभट्ट प्रथम, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या थी राजधानी? उज्जैन, मालवा। और एक राजधानी भीनमल भी बताई जाती है। ठीक है, हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? उज्जैन। उज्जैन क्या थी? राजधानी थी। वहीं ग्वालियर लेख में इन्हें मलच्छों का नाशक कहा गया है। मलच्छों का नाशक। मलच्छों का नाशक अर्थात अरबों का। एक अरब शासक था, क्या नाम था? जुनैद, जिसको इसने हराया था। और वहीं का आसपास का क्षेत्र, मतलब भड़ौच वाला क्षेत्र, जीत कर किसको दे दिया था? चहमान शासकों को। इसने पश्चिमी क्षेत्र को जीत लिया था। नागभट्ट जो था वो विष्णु का उपासक था। किसका? विष्णु का उपासक था, नारायण का उपासक था। तो क्या हुआ? चहमान शासकों को दे दिया। जो जुनैद था, अरब शासक, उसको हराया था। और ऐसा कहते हैं कि जो अरब शासक थे जुनैद, उनके एक मुस्लिम लेखक थे, अल बिलादुरी। कौन थे? अल बिलादुरी। मुस्लिम लेखक का नाम क्या था? अल बिलादुरी। अल बिलादुरी, इन्होंने बताया कि जो जुनैद था, उसने कभी मालवा को नहीं जीता। तो क्या जुनैद ने कभी मालवा को नहीं जीता? एक और फैक्ट देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रकूट शासक कौन? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, किसको? दंती दुर्ग से युद्ध हारा। कौन? नागभट्ट प्रथम। इसके बाद इसका भतीजा जो होता है, जो कि त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेगा, तो जो इसका भतीजा होता है वत्सराज। कौन होता है? वत्सराज, जो कि किसका बताया है? वत्सराज, देवराज, जो इसका भतीजा होता है देवराज, उसका पुत्र होता है वत्सराज। ठीक है, वो गद्दी पर बैठता है और वत्सराज से क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो जाता है। तो ये थी क्या? नागभट्ट प्रथम की जानकारी। नागभट्ट प्रथम ने राजधानी कैसे बनाई उज्जैन को, ग्वालियर लेख में इसके बारे में देखने के लिए मिलता है। वहीं बात कर लें तो जो नागभट्ट है, इसकी अन्य जानकारी जो है, हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? ग्वालियर लेक से। कहाँ से? ग्वालियर लेक से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नागभट्ट प्रथम विष्णु का उपासक था, राजधानी इसकी उज्जैन थी। ग्वालियर लेख में इसे मलच्छों का नाशक, मतलब तुर्कों का नाश करने वाला बोला गया है। और उस समय अरब शासक था जुनैद। भड़ोच वाला क्षेत्र इन्होंने जीत कर रहमान शासकों को दे दिया। किसने? नागभट्ट ने। और अल बिलादुरी, जो कि लेखक था मुस्लिम, उसने बताया क्या कि जुनैद जो था, इसने कभी भी मालवा को नहीं जीता। वहां पर मालवा पर राजपूतों का शासन था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से युद्ध में हार गया था नागभट्ट। इसके बाद इसका भतीजा देवराज, और देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज गद्दी पर बैठता है, जो कि वत्सराज वास्तविक संस्थापक के रूप में उभरता है।
और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। आगे चल के प्रतिहारों की जो मेन राजधानी बन जाएगी वो बन जाएगी कन्नौज। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में हम जानेंगे कि कन्नौज कैसे प्रतिहारों ने जीता। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। धन्यवाद।